छठवां महत्व की बात है, नैतिकता के अनुकूल है निःशस्त्रीकरण। शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध कभी भी उचित नहीं होता, युद्ध हमेशा अनुचित ही होता है। आपके पास इतिहास में ऐसे कई उदाहरण होंगे जब आपको लगता होगा कि युद्ध हुआ और युद्ध में जो विजयी हुआ उसे यश मिला, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करके स्थायी शांति, स्थायी विजय नहीं पाई जा सकती। एक बहुत अच्छी उक्ति है, देयर कैनॉट बी ए गुड वॉर एंड ए बैड पीस। देयर कैनॉट बी ए गुड वॉर एंड ए बैड पीस। लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे आप अशोक के काल की लड़ाइयाँ देखें, चाहे हमारे माइथोलॉजी में ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, रामायण में जो लड़ाइयाँ बताई गई हैं, आर्यन लोगों के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, रोमन सभ्यता में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, सिकंदर महान की लड़ाइयों को देखिए, इन लड़ाइयों ने कभी स्थायी शांति नहीं दी। क्षणिक सुख जरूर मिला होगा, पर यदि हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता को एक स्थायी शांति की जरूरत है, लंबे काल की शांति की जरूरत है। इसलिए हमें ये मानना होगा कि युद्ध जो है वो नैतिक रूप से अनुचित है, युद्ध एक बुराई है, युद्ध अनैतिक है, और इसलिए युद्ध से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वे भी अनैतिक हैं, गैर महत्वपूर्ण हैं, बुरे हैं, आदि आदि। अर्थात युद्ध के साधन के रूप में जो शस्त्र हैं वे भी बुरे हैं, वे बहुत बड़ी बुराई है। इसलिए निःशस्त्रीकरण जो है वो नैतिकता के अनुकूल है। यदि हम नैतिकता की बात करें तो हमें युद्ध से दूर रहना होगा, और युद्ध से दूर रहना अर्थात युद्ध से जुड़े हुए संसाधनों से, युद्ध से जुड़े हुए विचारों से, युद्ध से जुड़े हुए उन सभी गतिविधियों से दूर रहना होगा जो युद्ध की स्थिति को पैदा करती हैं। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु जो इस बात को साबित करता है कि निःशस्त्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, वह है मानवता की रक्षा। ऊपर जितने भी बिंदु बताए गए, इस सब के पीछे किसी क्षेत्रीय शांति की चिंता नहीं है, इन सब के पीछे किसी तात्कालिक सुख की चिंता नहीं है। निःशस्त्रीकरण का संबंध मानवता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो कथन मैंने बताया वह मानवता की रक्षा की बात करता है, किसी काल विशेष के लोगों की नहीं। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जो शस्त्रीकरण की होड़ चली, उसने मानवता को जीवन और मृत्यु के उस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे उसे निर्णय लेना है कि वह कौन सा रास्ता अपनाए। वो दोराहा जो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जीवन और मृत्यु का सवाल है, एक व्यक्ति का नहीं, एक वर्ग का नहीं, एक समाज का नहीं, एक देश का नहीं, पूरे विश्व के अस्तित्व का सवाल है। आतंकवाद, निर्धनता और अन्य जो समस्याओं का जिक्र मैंने प्रारंभ में किया है, जिसके केंद्रीय मूल्यों की बात हम करेंगे बाद में, ये सब मानवता से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, किसी देश विशेष, काल विशेष, व्यक्ति विशेष की नहीं। 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रारूप में कहा गया था कि मानवता के सम्मुख दो रास्ते हैं, हम शस्त्रों की होड़ को रोकें और निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें। ये तो एक रास्ता हुआ, या सर्वनाश का सामना करें, दूसरा रास्ता। निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें या सर्वनाश की ओर बढ़ें, हमको दो में से एक रास्ता चुनना है। ये 1960 की बात है, और 1960
के बाद आज 60 वर्ष हो गए, निःशस्त्रीकरण के मामले में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। हाँ, कुछ रोक जरूर लगी है। सैनिक हथियारों के उत्पादन की मात्रा में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन वह बहुत कम है। मानवता की रक्षा हेतु निःशस्त्रीकरण इसलिए बहुत जरूरी है, अन्यथा हम विनाश की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। और 8वां और अंतिम बिंदु जो निःशस्त्रीकरण के महत्व को साबित करता है, उसका संबंध है आर्थिक विकास से। यदि निःशस्त्रीकरण होगा तो 2 बातें तो साफ होंगी। पहला, युद्ध और युद्ध की बातों से ध्यान हटकर हमारा ध्यान मानव विकास पर केंद्रित होगा। हमारे से तात्पर्य है सरकार का ध्यान, वहाँ के नागरिकों का ध्यान, विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान। शस्त्रों में खर्च करना, शस्त्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना, शस्त्रों में नए नए आविष्कार करना, इस सोच से हटकर हम विकास की ओर बढ़ेंगे और यही आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। दूसरा, यदि निःशस्त्रीकरण होता है तो दूसरी बहुत अहम बात है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि भारत विश्व में हथियारों की खरीद में टॉप 5 देशों में आता है और भारत की निर्धनता से हम सब वाकिफ हैं। इतनी निर्धनता के बावजूद हम हथियारों का जखीरा एकत्रित करने के लिए विवश हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित की बात जुड़ी हुई है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जिस तरीके से तनाव है, संबंध है, हमें इतना खर्च करना पड़ रहा है। यदि निःशस्त्रीकरण हो जाता है तो विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और अन्य सब अच्छी बातें तो होंगी ही। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होगी, हथियारों, सैन्य साज सामानों, सैन्य सज्जा में जो खर्च होता है वह सारा पैसा विकास की ओर चला जाएगा। हवाई जहाज, युद्धक बम, युद्धक विमान, युद्धक पोत, युद्धक पनडुब्बी, युद्धक मिसाइलें, इनसे हटकर हम ये पैसा परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और उन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए खर्च कर सकते हैं जो मानव के लिविंग स्टैंडर्ड को, जीवन शैली को ऊपर उठाए। हथियारों से जीवन शैली ऊपर नहीं उठती। हथियारों के दम पर निर्धन धनी नहीं होता और निर्धन होता है। दूसरे शब्दों में, ये जो निःशस्त्रीकरण है ये आर्थिक विकास में बहुत सहायक होगा। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा खर्च जो हर देश हथियारों पे कर रहे हैं, वे विकास के मार्ग में अवरुद्ध का काम कर रहे हैं, बाधक का काम कर रहे हैं। आर्थिक विकास थम सा गया है, रुक सा गया है। वुल्फ और कोलंबस, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रों द्वारा यदि शस्त्रों में कटौती की गई तो इतना धन मिल जाएगा कि राष्ट्रों के नागरिकों की सामान्य भलाई के लगभग सभी कार्यक्रम सच्चाई में परिणत किए जा सकते हैं। अर्थात वस्तुतः हर व्यक्ति एक मानव जैसा इज्जतदार जीवन जीने की क्षमता पालेगा यदि विश्व में वास्तव में निःशस्त्रीकरण होता है तो, और वह पैसा, बचाया हुआ पैसा यहाँ खर्च किया जाए तो। युद्धपोत, हवाई जहाज, इन पे जो खर्च होते हैं, इन्हें हम अस्पताल बनाएंगे, खाद्य सामग्री मुहैया कराएंगे, लोगों के लिए मकान, रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ें बजाय युद्ध के मुद्दे को लेकर। फैक्ट्रियों पे जो खर्च होता है, वे फैक्ट्रियां जो युद्ध से जुड़े हुए सामानों का उत्पादन करती हैं, उन पर खर्च करने के बदले हम ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण करें जिससे जनता की भलाई हो, जहां जनता से जुड़ी हुई ज़रूरतमंद चीज़ों का उत्पादन हो, सस्ते से सस्ते में उत्पाद मुहैया कराए जा सकें। तो इस प्रकार निःशस्त्रीकरण जो है वह
जनता के लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बहुत अधिक लाभकारी है, बहुत हितकारी है। ये तो हो गई इसके महत्व की बात। क्यों इतना महत्वपूर्ण है निःशस्त्रीकरण? आज हमारे कक्षा 11वीं 12वीं के राजनीति विज्ञान में भी ये विषय शामिल किया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये तो समझ गए। महत्वपूर्ण होना एक चीज़ है, लेकिन काश इसके महत्व को समझते हुए हम निःशस्त्रीकरण को धरती पर ला सकें, एक सच्चाई में बदल सकें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिससे निःशस्त्रीकरण आज भी एक डिस्टेंट ड्रीम, दूर का सपना लगता है? 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वाक्य को मैंने आपको बताया, विनाश या विकास, दो में से कोई सा एक मार्ग चुनने का समय आ गया है। उसके बावजूद, इस वार्निंग के बावजूद भी गत 60 वर्षों में निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नजर नहीं आया है, अर्थात हम विनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। आखिर क्या बात है? अब हम जानेंगे निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, क्या दिक्कतें हैं। प्रयास तो बहुत हुए, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। प्रयासों की बात करें तो शायद शस्त्रीकरण के जितने प्रयास हुए, निःशस्त्रीकरण के प्रयास शायद इससे ज़्यादा हैं। शस्त्रीकरण की दौड़ में कुछ देश ही शामिल हैं, लेकिन निःशस्त्रीकरण के लिए पूरा विश्व बोलता है, फिर भी सार्थक परिणाम नहीं निकले। कारणों का अध्ययन करते हैं तो पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसके मायने ये हैं कि यदि कोई हमें गारंटी दे तो मैं अपने सारे हथियारों को समाप्त कर दूं। पर क्या होगा यदि गारंटी देने वाला देश बिदक जाए? क्या होगा यदि कोई शत्रु देश हम पर आक्रमण कर बैठे? तो क्या अन्य राष्ट्र हमारी सुरक्षा के लिए सामने आने की गारंटी लेते हैं? नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी ना होना निःशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी दिक्कत। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जिसकी ओर देखा जा सकता है संकट के समय, युद्ध के समय, और देखा जाता रहा है। भारत ने भी कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे खटखटाए थे 1947 में, लेकिन आज भी मसला जस का तस वहीं पड़ा हुआ है, बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चला है। एक क्षेत्र को लेकर, कश्मीर जैसे एक क्षेत्र को लेकर समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, तो राष्ट्रों को सुरक्षा की गारंटी कौन और कैसे देगा? दूसरा अहम मुद्दा, आतंकवाद की चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती। क्या मायने हैं? आज आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के बहुत से देश और खासकर विकसित देश, विकासशील देश इस आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है, चाहे वह भारत हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, और कुछ ऐसे देश जो प्रगति के मार्ग पर लगातार बढ़ रहे हैं या प्रगति की ऊंचाई पा चुके हैं, वे आतंकवाद की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। भारत तो सालों भर से आतंकवाद को झेल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, वह भी इसका शिकार बना। 9/11 की घटना बारंबार इस बात की चेतावनी है कि आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है, पसार रहा है, अपने पंख और बड़ा कर रहा है। आतंकवादी जो हैं वे दुनिया के शस्त्र बाजार से
नए से नए हथियार खरीद रहे हैं, नए से नए हथियारों से लैस हो रहे हैं, अत्याधुनिक शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं और उनसे निपटने और नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रों के पास किसी तरह का प्रावधान नहीं, सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त ऐसी ट्रेनिंग नहीं कि वे आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जा रहे इन आधुनिक हथियारों पर नियंत्रण पा सकें। अभी कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि कश्मीर की सीमा पर जो आतंकवादी गतिविधि हुई उसमें जो बंदूक का उपयोग किया गया वह AK-47 से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक था और हमारी भारतीय फौज AK-47 से लैस होकर अपने को बहुत आधुनिक समझती है और सच भी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आतंकवादी हमसे कई गुना आगे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। वे अपने को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करते हैं और इसलिए हमारे लिए भी जरूरी हो गया है कि हम उनके साथ हथियारों की सजावट की दौड़ में शामिल हो जाएं, अर्थात हम भी हथियारों पर आतंकवाद को रोकने के लिए खर्च करें, युद्धों को रोकने के लिए खर्च, आक्रमणकारी को चेतावनी देने के लिए सेना पर खर्च, अब यहाँ आतंकवाद को रोकने के लिए शस्त्रों पर खर्च। ये बहुत बड़ी एक बाधा है। आतंकवाद से बचने के लिए निशस्त्रीकरण के मायने कुछ नहीं रहते। वे देश जो आतंकवाद से ग्रसित हैं वो जानते हैं कि कितनी बड़ी समस्या मुंह बाय खड़ी है आतंकवाद के रूप में, और इसलिए वे विवश हैं कि वे शस्त्रीकरण करते रहें और नए से नए आधुनिक से आधुनिक हथियारों से लैस होते रहें। ऐसे में दुनिया या राष्ट्र निशस्त्रीकरण की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए आतंकवाद की जो चुनौती है वह निशस्त्रीकरण के मार्ग में दूसरी बड़ी बाधा है। तीसरा, आर्थिक लाभार्जन संबंधी दबाव। ये बहुत शर्म की बात है कि एक और जहां निशस्त्रीकरण की बात हो रही है, दूसरे विश्व युद्ध के भय की बात होती है, दूसरे विश्व युद्ध से उपजे भय और तीसरे संभावित विश्व युद्ध का भय, उसकी बात होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से राष्ट्राध्यक्ष लोगों के बड़े शानदार भाषण होते हैं शांति और विश्व बंधुत्व को लेकर। वहीं दूसरी ओर इन्हीं देशों में से कुछ देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन ये शामिल हैं, वे लोग शस्त्रों का निर्माण केवल इसलिए नहीं करते कि उन्हें अपने को लैस करना है, आधुनिक बनाना है, सुरक्षित बनाना है, बल्कि इसलिए भी करते हैं कि वे इसे बेचकर पैसा कमा सकें। जितने आधुनिक हथियार उतनी ही उसके दाम। मुंह मांगी कीमत पर उनके हथियार विभिन्न देश खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी एक है, पाकिस्तान है। उसकी कीमत का कोई आधार नहीं उन हथियारों की कीमत का, लेकिन खरीदने की व्यवस्था मजबूर करती है कि उनके द्वारा लगाए गए दाम पर, बोले गए दाम पर हमें खरीदें। और इस प्रकार ये वही देश हैं जो हथियारों का निर्माण विश्व के अन्य देशों को बेचने के लिए भी कर रहे हैं और इस प्रकार निशस्त्रीकरण के विचार को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। इन शस्त्रों का निर्माण करने वाली कंपनियों के मालिक, शस्त्रों के व्यापारी और कुछ अन्य जिसे हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, ये एक तरीके से एक लॉबी बना चुके हैं, माफिया लॉबी बना चुके हैं। राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न देशों की सरकारों पर, राज्याध्यक्षों पर इस बात का दबाव बनाते हैं कि हमारे हथियार खरीदे जाएं। ज़रूरत हो या ना हो ये दूसरी बात, लेकिन हथियार खरीदने का दबाव इन देशों के द्वारा
इन देशों की उन कंपनियों द्वारा जो निर्माण करती हैं हथियार का, और इन देशों के वो बिचौलियों द्वारा जो हथियार बेचने का धंधा करते हैं, उनका दबाव बहुत से देशों पर लगातार बना हुआ है और इसलिए बिक्री जारी है। हर देश की सरकार पर इनका प्रभाव रहता है। निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई भी काम किया जाए तो वो आर्थिक लाभार्जन के उद्देश्य के विपरीत होता है, और इसलिए ये जो तत्व हैं जिनका मैंने जिक्र किया, बिचौलिए हथियारों के निर्माता, हथियारों के निर्माण करने वाला देश, वहाँ की सरकारें, ये लोग निशस्त्रीकरण की प्रगति को पचा नहीं पाते। तो अमेरिका और इंग्लैंड एक और जहाँ निशस्त्रीकरण की बात करते हैं वो दबी जुबान में करते हैं, एक व्यवहार के रूप में करते हैं, क्योंकि विश्व की अपेक्षा है उनसे, इसलिए करते हैं। लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे का जो खेल है हथियारों को बेचने का, उसमें भी यही देश सबसे आगे हैं। वे निशस्त्रीकरण की प्रगति को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बनाए रखना चाहते हैं। आज भारत को उन्होंने हथियारों का एक जखीरा बेचा, कल उससे ज़्यादा पहने हथियार पाकिस्तान को वही देश बेचने का प्रयास करता है, और ये कहकर कि भारत के हथियारों से आपके हथियार 20 ही होंगे। पाकिस्तान ने हथियार खरीदे, किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके उन हथियारों को लिया, तो दूसरा ऐसा देश जो शस्त्रों का निर्माण करता है वो भारत की ओर इशारा आता है और उनके सामने ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनके हथियार पाकिस्तानी हथियारों से 21 ही हैं। भारत देर सबेर उन हथियारों को खरीदता है और इस प्रकार भारत पाकिस्तान के बीच में हथियारों की दौड़ चली हुई है। ये एक सच्चाई है। भले ही तथ्य की बात करें तो चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य समस्याएं, आतंकवाद की समस्या भारत को सैन्य मद में खर्च के लिए विवश कर रही हैं, लेकिन परिणाम उसका ये हो रहा है कि निशस्त्रीकरण की मार्ग में हम स्वयं बाधक बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक लाभार्जन संबंधी दबाव निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है, राह का रोड़ा है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि निशस्त्रीकरण को यदि अपनाएंगे तो उन देशों के कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि शस्त्रों पर इतना ज़्यादा खर्च होता है, शस्त्रों के उत्पादन से इतनी ज़्यादा आय होती है कि यदि शस्त्रों का उत्पादन बंद कर दिया जाए निशस्त्रीकरण की पृष्ठभूमि में, तो संभवतः आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा उन देशों में। इस तथाकथित आर्थिक संकट के भय से भी ये देश हथियार का निर्माण करते हैं, उसे बेचते हैं। मूल में है आर्थिक लाभार्जन। हथियारों को बेचकर आर्थिक लाभार्जन करने का भी खामियाजा निशस्त्रीकरण के इस अच्छे विचार को भुगतना पड़ रहा है। निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर और क्या क्या बाधाएं हैं? बाधाएं तो अनगिनत। हम मुख्य बाधाओं का ही केवल जिक्र कर रहे हैं। अगली जो दिक्कत है वो है प्राथमिकता की, यानी चौथी समस्या, चौथी बाधा, प्राथमिकता का प्रश्न। ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके मायने क्या हैं? प्रमुख बाधा यह है कि पहले निशस्त्रीकरण किया जाए या वाद विवादों को सुलझा लिया जाए। अर्थात पहले हम सारे हथियारों के जखीरे को नष्ट कर दें, और जब दोनों देश या संबंधित देश नष्ट कर दिए हैं उसके बाद फिर समस्याओं का निराकरण करें।
देखा जाए तो यदि हथियारों को हम पहले नष्ट कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण वैसे ही हो जाएगा। युद्ध नहीं होगे, संभावना नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा और न जाने क्या क्या। पर फिर भी ये समस्या है कि एक दूसरे पर शंका करते हुए, एक दूसरे की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये मुद्दा बार बार उछलता है कि राजनीतिक विवादों या समस्याओं को पहले हल करें, फिर अपने हथियार त्यागें, और या पहले हथियार त्यागें और फिर समस्याओं के निराकरण के लिए बैठ जाएं। सच्चाई तो ये है कि शस्त्र जो हैं वो मनमुटाव, अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता, दौड़ इसका मुख्य कारण है। इसलिए निशस्त्रीकरण हो जाने पर राजनीतिक समस्याएं, विवाद आराम से हल किए जा सकते हैं। पर निशस्त्रीकरण की शुरुआत कौन करे? कल्पना करिए एक वह दृश्य, भारत अपने सारे हथियारों को समुद्र में डुबा के बर्बाद कर देता है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और एक पूर्ण रूपेण निशस्त्र देश हो जाता है। अचानक पाकिस्तान हमला कर दे या चीन हमला कर दे, या हमला ही ना करे, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर ले और कुछ क्षेत्र को अपने में दबा ले। क्या भारत के नागरिक भारत सरकार के इस कदम की आलोचना नहीं करेंगे कि उसने निशस्त्रीकरण किया है, ये जानते हुए भी कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की मंशा क्या रहती है भारत के लिए? दूसरे शब्दों में, सरकार पे ये आरोप लगेगा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में नहीं रखा गया और निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ चले। उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं और वास्तव में हम कुछ क्षेत्रों में भुगत भी रहे हैं। 1962 के पहले भारतीय सेना बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए बैकवर्ड थी। रक्षा मद पे कोई विशेष खर्च नहीं किया गया था। इस सैनिक क्षमता की कमजोरी के कारण ही चीन ने भारत पे 1962 पे हमला किया और कुछ क्षेत्रों को, एक बहुत बड़े क्षेत्र को दबा लिया और भारत देखता रह गया। एक तरीके से इसे पराजय की मुँह खानी पड़ी। तो समस्या ये बनी हुई प्राथमिकता की, कौन शुरू करे, बिल्ली को घंटी कौन बांधे। और देखा, ये सच्चाई तो ये है कि इसकी शुरुआत तो उन विकसित देशों को करनी चाहिए, उन देशों को करनी चाहिए जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, विश्व शक्तियां हैं और लाभार्थ भी देखते हैं, आर्थिक लाभार्थ भी इसमें देखते हैं, निर्माण करते हैं। वे यदि निर्माण बंद कर दें हथियारों का तो अपने आप 2/3 विश्व बिना हथियारों के या हथियारों की सीमा से नियंत्रित हो जाएगा, चाहे गुणवत्ता की दृष्टि से हो, चाहे मात्रा की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो। 2/3 विश्व में हथियार नियंत्रित हो जाएंगे और उसके बाद फिर अन्य विकसित राष्ट्र निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। पर आज की तारीख में प्राथमिकता के प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ी बाधा निशस्त्रीकरण के मार्ग में है।